स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, आप सभी को पता है। इसके बाद देखेंगे, यद्यपि संविधान और राजस्व व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, फिर भी ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं में हमारे संविधान में राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा और जिसके बारे में हम अध्ययन, यानी कि ब्रिटिश शासन और प्रशासन के बारे में हम अध्ययन यहाँ पे दो भागों में बांटकर करते हैं, एक कंपनी का शासन और दूसरा जो होता है वो सम्राट का शासन। यहाँ देखेंगे, पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक चलता है। वहीं अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सम्राट का शासन, जो कि 1858 से स्टार्ट होकर 1947 तक, यानी जब तक देश आज़ाद होता है तब तक चलता है। आइए पहला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक चलता है। इसमें क्या होता है, कई संवैधानिक सुधारों के लिए कई सारे बिल लाए जाते हैं, एक्ट लाए जाते हैं। उनमें जो पहला था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। क्यों था? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह एक पहला कदम था। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही हो गया आपका कि भारत में कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे आप देखिए, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। साथ ही इसके साथ भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। और भी कुछ विशेषताएं हैं, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। यहाँ देखिए, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला दिया गया यहाँ पे, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर जो थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला आप पॉइंट देखेंगे, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि इससे पहले क्या होता था, प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर होते थे वो एक दूसरे से अलग होते थे। तीसरा पॉइंट दिया गया यहाँ पे, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। अगला आप देखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो भी फैक्ट दिए गए हैं इस बुक में वो IST's बुक से ही लिए गए हैं। दूसरी चीज़ें, इन सभी फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, सेम की सेम लाइन ही दी जाती है, सिविल का एग्जाम हो या PCS का लगभग हो। आप मान के चलिए, जब भी आप सिविल का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे कोई फैक्ट विशेष नहीं दिया जाता, से पूरी की पूरी लाइन ही दे दी जाती है, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइनें पूरी की पूरी सही हैं या गलत है। तो इन सभी को एक अच्छे, मतलब एक जनरल वे में पढ़िए, एक जनरल वे में पढ़ के याद रखिए कि इन सभी के अधिनियम के बारे में आपको इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको बहुत फैक्ट पता चले, आप इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मान लीजिए कि आप उस टाइम के अधिनियम बनाने वाले हैं या फिर उस टाइम के अधिनियम के व्यक्ति हैं जिसको उस अधिनियम के बारे में बताना है। ठीक है, तो आप कैसे तैयार करेंगे उस तरह से आप पढ़ेंगे यहाँ पे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रित सख्त हो गया और इसने भारत में राजस्व एवं नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। आगे आप देखेंगे, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे जो 1781 का संशोधन अधिनियम आता है, इसके तहत क्या किया जाता है कि 1773 का जो एक्ट होता है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको दूर करने के लिए 1781 में अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 लाया जाता है।